नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में और थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको थंबनेल देख के लग गया होगा। बेसिकली आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस आती है या फिर डेल्टा आती है, क्या वो उसे पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। मारुति ने हमने देखा है कि अपने बेस वेरियंट्स में बहुत अच्छे खासे फीचर्स देने के लिए जानी जाती है, चाहे वो आपकी ग्रैंड विटारा हो चाहे वो आपकी ब्रीजा हो, वहां पर बहुत अच्छे और बहुत भर भर के फीचर्स दिए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मारुति की गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होती जा रही हैं। आपकी जिमनी थार की कैटेगरी में पहुंच गई है। फ्रॉन्क्स आपकी अगर आप टर्बो लेना चाहते हैं, तो अगर आप ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो जीटा अल्फा आपके 14-15 लाख रुपए तक जा चुके हैं। तो दोस्तों, जब मैंने डेल्टा प्लस गाड़ी ली है ये वाली, तो ये मेरे को पड़ी है लगभग 10,80,000 रुपए के आसपास की, और कुछ लोगों को उनके स्टेट के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस वगैरह के हिसाब से 11-11.25 लाख रुपए तक की भी पड़ रही है, मुझे कमेंट्स में लोगों ने बताया। तो आज की डेट में हम बात करने वाले हैं कि भाई इसके अंदर क्या कॉस्ट कटिंग मारुति ने की है और कौन से ऐसे फीचर्स थे वो जो इसमें होने ही होने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर जब आप 11 लाख रुपए का एक हैवी अमाउंट पे करते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो आज की डेट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वो सारे फीचर्स के बारे में जो एटलीस्ट आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिलने चाहिए थे, और कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में ही बात करेंगे जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलने चाहिए थे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं छोटे छोटे फीचर्स और ठीक ठाक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं आपके, जो आपको डेफिनेटली मिलने चाहिए थे और जिसको कह सकते हैं एक तरीके की कॉस्ट कटिंग है, और जिस वजह से कह सकते हैं कि यार गाड़ी ये वाली जो है वो थोड़ी सी ओवर प्राइस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बूट लैम्प मिलना चाहिए था डेल्टा प्लस वेरिएंट में, क्योंकि बूट लैम्प की जरूरत होती है जब भी आप रात में अंधेरे में अपनी गाड़ी से कुछ भी लगेज वगैरह उसमें लोड अनलोड कर रहे होते हो, कोई भी छोटी छोटी चीजें, आप अगर इनफैक्ट वेजिटेबल्स वगैरह ग्रोसरी लेने भी गए हो तो आपको नहीं दिखाई देता उसमें, तो आपको मोबाइल की फ्लैश लाइट वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक बूट लैम्प जो है वो होना चाहिए था। उसके बाद में आगे बढ़े, यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट भी आपकी डेल्टा प्लस वेरिएंट से आ जानी चाहिए थी। ये एक गिमिकी फीचर है लेकिन बहुत सुंदर लगता है, और जब यहाँ पर पीछे से लाइट पूरी की पूरी कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं काफी जो है अट्रैक्टिव और देखने में बढ़िया लगता है। भाई अगर किसी की गाड़ी में ये लाइट कनेक्टेड आई ही नहीं है तो एक बात अलग है, लेकिन अगर है तो बेस वेरिएंट को छोड़कर एक आपको एलईडी स्ट्रिप तो लगानी है तो वो वहां पर होना चाहिए था। जरूरी नहीं था उसके लिए आपको जेटा में जाना, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर पीछे की ही मैं बात करूं, तो यहाँ पर रियर वाइपर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से होना चाहिए था, जो कि अगेन मिसिंग है। सिर्फ यहाँ पर आपको डिफ्रॉगर देखने को मिलता है। उसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर दरवाजों पर कीलेस एंट्री होनी चाहिए थी, दरवाजों पर रिक्वेस्ट सेंसर होना चाहिए था, और आपकी जो कीलेस एंट्री वाली चाबी आती है मारुति की वो होनी चाहिए थी। बताओ, डेल्टा प्लस में 11 लाख रुपए खर्च करने के बाद में भी ये चाबी देखने को मिल रही है, जो आपको हर बेसिक गाड़ी में इसकी देखने को मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउन साइड दिखाता है, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि यार कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा की गई है, ठीक है। और कस्टमर को बेनिफिट इतना नहीं पहुंच रहा, नो डाउट। डेफिनेटली मैं ये कहूंगा गाड़ी बहुत स्मूथ है चलाने में, बहुत अच्छा माइलेज देती है, रिफाइनमेंट इंजन का बहुत गजब है। ऐसा नहीं है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो पिकअप वगैरह कम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है गाड़ी के बारे में। लेकिन फीचर्स की कमी है, फीचर्स थोड़े से हैं जो महसूस होते हैं कि होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट सेंसर होना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने ग्रैंड आइटन परचेज की थी 2014 की बात है, हालांकि उसमें 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां पर स्पोर्ट्स वेरिएंट मेरे को मिला था, और वहां पर मुझे रिक्वेस्ट सेंसर, कीलेस एंट्री, ये सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिले थे। क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह, ये सब क्रोम डोर हैंडल्स भले ही ना हो, लेकिन ये रिक्वेस्ट सेंसर और पुश बटन स्टार्ट कीलेस एंट्री वगैरह होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ सेफ्टी की। तो सेफ्टी में यहाँ पर 6 एयरबैग मस्ट कर देने चाहिए। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी धीरे धीरे आने वाले हैं, और यहाँ पर 6 एयरबैग जो है वो हर वेरिएंट में आपके होने चाहिए, चाहे वो आपका सिग्माई वेरिएंट क्यों ना हो। कोई कितना भी पैसा देके गाड़ी को खरीद रहा है, सेफ्टी उसके लिए मैटर करती है, और कंपनी को भी इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आर्मरेस्ट होना चाहिए था। भाई आपने जीटा से आर्मरेस्ट दिया, उस आर्मरेस्ट को कितनी कॉस्ट आती है? 3-3.5 हजार की मार्केट में लगता है वो, और उसके अलावा आपको तो वो कुछ भी नहीं पड़ता होगा, तो यार उसको तो लगाओ कम से कम। उससे एक कंफर्ट, एक कन्वीनियंस ऐड हो जाती है, ड्राइवेबिलिटी में आपकी गाड़ी का फीडबैक अच्छा हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें आराम से आप अपना हाथ उस पर रेस्ट करके आराम से लॉन्ग ड्राइव्स पर जा सकते हो। तो आर्मरेस्ट डेफिनेटली होना चाहिए था। उसके अलावा क्या चीज एक मस्ट है जो होनी चाहिए थी, रियर एसी वेंट होना चाहिए था। भाई पीछे वाले को एकदम से केबिन कूल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मान लिया बहुत गर्मी हो रही है, गाड़ी भभक रही है, गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी है, तो पीछे वाले के लिए तो देखो समस्या है। आगे भी ये एसी जो है ठंडा करता है, इतना तेज नहीं करता है लेकिन अच्छा खासा काम करता है। लेकिन पीछे वाले के लिए जो है वो रियर एसी वेंट होना चाहिए था, ताकि एक एयर का फ्लो जो है मेंटेन होके उस तक पहुंचे। उसके अलावा एलईडी का यहाँ पर रिफ्लेक्टर सेटअप दिया है यार। रिफ्लेक्टर सेटअप की जगह यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप होना चाहिए था। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप यहाँ पर दिया जाना चाहिए था, बट ये मैं
मैं इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट होता तो अच्छा होता। अच्छा, जिनकी हाइट कम है, सीट हाइट एडजस्ट यहाँ पर होना चाहिए था। चाहे आप डेल्टा वेरिएंट से ही शुरुआत कर दो तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाना चाहिए था। अब ये सारी बातें हो गई जो मैंने अपनी गाड़ी डेल्टा प्लस के हिसाब से बताई। कुछ एक दो चीजें मैंने नोट की हैं जो आपके टॉप वेरिएंट में होनी चाहिए थी, जो कि मिसिंग है। सबसे पहली चीज, भाई हर किसी को सनरूफ पसंद है, चाहे आप जेटा से दो, जैसे आपने ब्रीजा में ZXi से दी है और फिर ZXi प्लस में भी आती है, तो आपको यहाँ पर सनरूफ देनी चाहिए थी। कोई नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ दो, पर एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि वॉइस कमांड से इनेबल्ड हो, वो आपको एटलीस्ट अल्फा वेरिएंट में देनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पर जो गाड़ी ले रहा है 14-15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसको लेने के बाद ये ना महसूस हो कि भाई कोई और 11-12 लाख की गाड़ी लेके आया है और उसमें भी सनरूफ है। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सनरूफ यहाँ पर इनको टॉप वेरिएंट में देनी चाहिए थी। और टॉप वेरिएंट में क्या होना चाहिए था, रियर आर्मरेस्ट होना चाहिए था विद कप होल्डर्स। पता नहीं समझ में नहीं आया कि उसको लगाने में समस्या क्या है, उसको क्यों नहीं लगाया, और मतलब वो मिसिंग ही क्यों है। वो तो इनफैक्ट ऐसी चीज है जो आज की डेट में हर कंफर्टेबल गाड़ी में, जो भी एक अच्छी गाड़ी बनाता है फॉर लॉन्गर ड्राइव्स रियर पैसेंजर्स के लिए, वो इतनी अच्छी चीज है, उसको क्यों हटा दिया गया और उसको क्यों नहीं रखा गया। तो रियर आर्मरेस्ट जरूर होना चाहिए था, भले ही उसको डेल्टा प्लस में ना दो, जेटा और अल्फा में दे दो, तो वो रियर आर्मरेस्ट भी यहाँ पर आपको दिया जाना चाहिए था। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे को लगता है कि आपकी इन गाड़ियों में, इन वेरिएंट्स में होनी चाहिए थी। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, क्या आप सोचते हो, थॉट प्रोसेस क्या है आपका, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।